हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले देखते हैं जेनेटिक्स क्या होता है। तो जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी हम हेरिडिटी और वेरिएशन का जो अध्ययन करते हैं वही क्या है? जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। तो हेरिडिटी क्या होता है? कैरेक्टर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना गुणों का। देखो यहाँ पे मान लो एक ए व्यक्ति था, एक बी था। क्या था? ए और बी, ये दोनों ने क्या कराया? इन दोनों को क्रॉस करा के हम सी बना रहे हैं। तो जो इसका गुण होगा, इसका गुण होगा, इस सी में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो ये गुण जा रहा है ना, जो गुण ट्रांसफर हो रहा है, वही क्या होता है? हेरिडिटी होता है। और ये जो गुणों में डिफरेंस आएगा, जो गुणों में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, वही क्या है? वेरिएशन है। वही क्या है? वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंसेस। अब देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक्स में, जेनेटिक के अध्ययन में। अब देखते हैं टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था। जो टर्म जेनेटिक्स था वो किसने दिया था? बेटसन ने दिया। किसने? बेटसन ने दिया था। अब देखो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कि कौन थे? टीएच मार्गन थे। कौन से? टीएच मार्गन। इन्होंने लिंकेज का खोज किया था। लिंकेज क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन होता है। किस क्या होता है? फिजिकल एसोसिएशन। मान लो एक यहाँ पे एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, इन दोनों के बीच में जो फिजिकल एसोसिएशन होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे एक जीन हो गया, दो जीन हो गया, इनके बीच में जो एसोसिएशन होगा वही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। वही क्या कहलाता है? लिंकेज कहलाता है। अब जेनेटिक टर्म देख लेते हैं। पहला क्या होता है? फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप को हम फिजिकल अपीयरेंस भी कहते हैं कि फिनोटाइप को क्या बोलते हैं? फिजिकल अपीयरेंस, यानी वो व्यक्ति देखने में कैसा है, वो पौधा देखने में कैसा है, मतलब वो कैसा दिखने में है, वही क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस हो जाता है। टाल है कि द्वार्फ है कि रेड है कि वाइट है, जो अपने आँख से हम देखते हैं वही क्या है? उसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया, यानी फिनोटाइप हो गया। और जो उसके अंदर जेनेटिक जो उसका मेकअप है, जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब जेनेटिकली कैसा है, उसको भी हम जैसे देखो टाल था ना, तो उसको हम टी से एक्सप्रेस कर दिए। ड्वार्फ को स्मॉल टी से एक्सप्रेस कर दिए। रेड को हम कैपिटल आर से, और व्हाइट को स्मॉल आर से। तो जो एक्सप्रेशन है ना, जो जेनेटिकली एक्सप्रेशन है, वही क्या है? एक जीनो टाइप है, यानी जेनेटिकली मेकअप जिसको बोलते हैं। आ जाते हैं डोमिनेंट पे। कौन सा? डोमिनेंस या डोमिनेंट, जो अपने आप को क्या करे? एक्सप्रेस करे। जैसे कि क्लासरूम में क्या होते हैं कि बच्चे होते हैं, तो कोई टॉपर होता है, कोई बैक बेंचर होता है। जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वहाँ पे टॉपर्स क्या हो गए? डोमिनेंस हो गए। और जो बैक बेंचर हो क्या हो गए? रिसेसिव हो गए। तो यदि दो पौधों में क्रॉस कराएं, उनमें से जिसका गुण ज्यादा आएगा, जिसका गुण क्या आएगा? ज्यादा आएगा, वही क्या हो जाएगा? डोमिनेंस हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखते हैं रेसेसिव। रेसेसिव क्या होता है? जो अपने गुण को एक्सप्रेस ना करे। जैसे हम क्लासरूम का लिए ना एग्जांपल, मान लो कि क्लासरूम में एक टॉपर बच्चे होते हैं, एक बैक बेंचर होते हैं। तो टॉपर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो डोमिनेंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक बेंचर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? रेसेसिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रेसेसिव हो जाएंगे। अब देखो और एक टर्म होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब होमो मतलब सेम, होमो सेम, मतलब होमो मतलब सेम। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल सी, यानी ये टाल हो गया, ये कौन सा हो गया? ड्वार्फ हो गया। ये टाल हो गया, ये ड्वार्फ हो गया, तो ये होमोजाइगस हो जाएगा। हेट्रोजाइगस देखते हैं। तो हेट्रोजाइगस में कौन आता है? कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर। यही अगर स्मॉल आर होता तो ये कौन सा हो जाता? होमोजाइगस हो जाता। स्मॉल आर क्या हो जाता? होमोजाइगस हो जाता। अब देखो मान लो ये कैपिटल टी हो गया, फिर कैपिटल टी हो गया, इनका हम क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो देखो यहाँ पे कैपिटल टी लिख लो इसका, फिर इसका स्मॉल टी यहाँ पे लिख लो, फिर इसका कैपिटल टी, फिर इसका स्मॉल टी, इनके बीच में क्या करा दो? क्रॉस करा दो। तो क्रॉस कराओगे तो देखोगे आपकी, देखो ये कैपिटल टी यहाँ पे, ये कैपिटल टी हो गया। अब देखो इस कैपिटल टी को यहाँ लिख दो, फिर इस टी को यहाँ पे लिख देते हैं। फिर ऐसे ही इसमें जो देखो इस वाले लाइनिंग में है कि नहीं है, तो इसको यहाँ पे एक एक लिख लो, समझो एक लिख लिए। अब इस वाले को लिख दो इसमें। हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो जिसमें ये कैपिटल टी आ जाएगा, जिसमें कौन सा आएगा? कैपिटल टी, वही क्या हो जाएगा? डोमिनेंस हो जाएगा। तो कैपिटल टी क्या है? टाल से दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया कैपिटल टी को? तो इसका मतलब जो कैपिटल टी वाले हैं जितने, वो क्या हो जाएंगे? टाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टाल हो जाएंगे। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी है ना, तो ये क्या हो जाएंगे? टाल हो जाएंगे, यानी ये डोमिनेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डोमिनेंस हो जाते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं। और जो स्मॉल टी होता है वो क्या होता है? ड्वार्फ होता है। क्या होता है? ड्वार्फ होता है, छोटा होता है। आ जाओ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में कुछ जानते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। अब जिनका जन्म जन्म कहाँ हुआ था? सिलीसियन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिलीसियन में हुआ था। 19 साल की एज में इन्होंने एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था। 19 साल की एज में क्या किया था? एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया था।
और 25 साल की एज में उस मोनेस्ट्री के क्या हो गए थे, प्रीस्ट हो गए थे। क्या हो गए थे, प्रीस्ट हो गए थे। 1891 में कहाँ गए, वेना यूनिवर्सिटी। 1891 में एक यूनिवर्सिटी है वेना यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उन्होंने स्टडी करने गए। और किस चीज़ का स्टडी करने गए, नेचुरल साइंस का। किसका, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब कौन होता है, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चारों जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल साइंस होते हैं। तो इनका अध्ययन करने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ गए थे, वेना यूनिवर्सिटी गए थे। तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इनका जन्म स्थान सिलिसियन है। कहाँ पे, सिलिसियन है। 21 की एज में इन्होंने एक मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया था और 25 की एज में उस मोनेस्ट्री का क्या हो गए थे, प्रीस्ट हो गए थे। 1891 में ये वेना यूनिवर्सिटी गए, किसके लिए, नेचुरल साइंस की स्टडी के लिए। तो देखिए जो मोनेस्ट्री होता है ना, शायद मोनेस्ट्री को हम लोग हिंदी में मठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मठ बोलते हैं। और जो मठ पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीस्ट या पुजारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं। ठीक है ना। तो मोनेस्ट्री इन्होंने ज्वाइन कर लिया था 21 की एज में, और 25 की एज में वो क्या हो गए थे, वहाँ के पुजारी बन गए थे। अब देखो, वर्क नॉट नोटिस्ड फॉर 34 ईयर। इन्होंने जो वर्क किया था, जो डिस्कवरी किया था, उसको 34 साल तक नहीं कोई केयर किया था। कितने साल तक, 34 साल तक, 34 ईयर्स तक। ही डू नॉट प्रूव सेम रिजल्ट ऑन द हिरेसियम प्लांट। क्या हुआ था, उन्होंने ये जो स्टडी किया था उसको क्या किया था, हिरेसियम जो प्लांट होता है उस पर प्रूव नहीं कर पाया था, उस पर प्रूव नहीं कर पाया था, जो कि नेगली के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, नेगली के द्वारा। तो नेगली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक हिरेसियम प्लांट भेजा और बोला कि भाई जो आप प्रूव करना चाहते हो इस पे करके दिखा दीजिए। तो उन्होंने नहीं कर पाया। मतलब ये कहे कि आप जो F1 जनरेशन, F2 जनरेशन बोलते हैं, या रेसेसिव बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं, वो सब इस पे करके दिखा दिए, तो इस पे वो प्रूव नहीं कर पाए। क्योंकि वैज्ञानिक उस समय क्या थे, डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन में स्टडी में क्या थे, बिजी थे। उस समय 34 साल तक क्यों अननोटिस रहा उनका वर्क। 34 साल का किसी ने इनके कार्य पे ध्यान नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उस समय जो वैज्ञानिक थे ना, वो डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन चैप्टर में जो डार्विन का थियरी दिया गया है, उसके स्टडी में क्या थे, बिजी थे। उनके स्टडी में क्या थे, बिजी थे। अब देखते हो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, यानी मेंडल वर्क का रीडिस्कवरी कितने में हुआ, 1900 ईस्वी में। कितने, 1900 ईस्वी में, 34 साल बाद हुआ, 1900 ईस्वी में। तो एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डेवरिज, जो कि हालैंड के थे। उन्होंने किस पे काम किया, ओनियोथेरा प्लांट पे। किस पे, ओइनोथेरा प्लांट पे। और कार्ल करेंस नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो कि जर्मनी के थे। उन्होंने किस पे काम किया था, मेज प्लांट पे। किस पे, मेज प्लांट के। इसको हम जी मेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी मेज। अब देखो, अब तीसरा थे वान टेचमार्क। कौन थे, वान टेचमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। किस, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। और इन्होंने ड्यूरामेंटल प्लांट पे काम किया और इन्होंने सब सही पाया, जो ये बताए थे वो सब सही पाया। तो ह्यूगो डेवरिज ने काम किया था किस पे, ओइनोथेरा प्लांट पे। कार्ल करेंस ने, जो जर्मनी के थे, उन्होंने मेज प्लांट पे किया। और वान टेचमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने ड्यूरामेंटल प्लांट पे काम किया था। फादर ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन देखते हैं क्या होता है। म्यूटेशन क्या होता है, एक सडन चेंज होता है। मतलब हमारे यदि जीन में थोड़ा कुछ चेंज हो जा रहा है तो वही क्या होता है, म्यूटेशन होता है। तो फादर ऑफ म्यूटेशन होते हैं कौन, ह्यूगो दे वेरिज। 1901 ईस्वी में म्यूटेशन, जो म्यूटेशन थियरी थी ना, उसको ह्यूगो दे वेरिज ने दिया जा था, या फादर ऑफ म्यूटेशन को हमने ह्यूगो दे वेरिज है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था। क्या कहते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब उल्टा समझ लो एक तरह से। रेड, वाइट, रिंकल ग्रीन, जैसे हाइट हो गया, शेप हो गया, कलर, ये सब। तो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स, पहला था सीड शेप। क्या था, सीड शेप। दूसरा था सीड कलर। पहला सीड शेप हो गया, दूसरा सीड कलर। तीसरा था पोड शेप। क्या था, पोड शेप। जो देखो हम लोग मटर छीलते हैं ना, तो जो छीलते हैं वही क्या होता है, उसका पोड होता है, उसके अंदर उसका सीड हो जाता है। तो वो सीड शेप हो गया, उसका सीड का कलर क्या था। अब देखते हैं पोड का शेप क्या था, पोड का कलर क्या था, पोड का शेप क्या था, पोड का कलर क्या था। और फ्लावर का कलर क्या आ रहा था। जैसे फ्लावर उसमें कई आते हैं, गुलाबी रंग के भी कुछ आते हैं, कुछ व्हाइट रंग के भी आते हैं। तो फ्लावर का कलर क्या था, फ्लावर का पोजीशन क्या था, फ्लावर का क्या था, पोजीशन क्या था। और उसके स्टेम का हाइट का, मतलब वो टाल था कि द्वार्फ था, मतलब छोटे थे कि बड़े थे, या बीच वाले थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे। तो देखो उन्होंने 2 शेप लिया था। 2 शेप कैसे, देखो भाई, सीड शेप ले लिया, पोड शेप ले लिया। तो 2 शेप ले लिया कि नहीं ले लिया। और देखो सीड कलर, पोड कलर, सीड कलर, पोड कलर और फ्लावर कलर, तो 3 कलर ले लिए थे। तो 2 शेप ले लिए और 3 कलर लिए थे। अब देखो मेंडल ने क्या सिलेक्ट किया था, पी प्लांट। क्या, पी प्लांट। ये जो सभी गुण आप देखे हैं ना, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर, ये किसके हैं, पी के, पी पौधा का है ना। अब देखो मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, यानी मटर का पौधा, पाइसम सेटाइवम। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, पाइसम सेटाइवम होता है। अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों लिया, मतलब मटर के पौधों को ही क्यों लिया।
क्यों इसलिए लिया कि जो मटर का पौधा होता है उसका लाइफ स्पान भी कम होता है, मतलब यदि उस पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कम समय में हम प्रोडक्ट को पा सकते हैं या कम समय में रिजल्ट को देख सकते हैं। तो पहला कारण तो क्या, पहला कारण देखो कि पी जो प्लांट होता है उसका जो शार्ट लाइफ होता है, शार्ट लाइफ यानी 2 से 3 मंथ होता है। कितना होता है? 2 से 3 महीने में हमको रिजल्ट पता चल जाएगा। और क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल, यानी उसे पॉलिनेट कराने के लिए, क्रॉस कराने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मतलब दोनों सेक्स उसी में पाए जाते हैं। बर्ड पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है? बर्ड पॉलिनेशन होता है। आपको पॉलिनेशन के बारे में पता ही होगा, पॉलिनेशन 2 प्रकार से होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में पता होता है कि पता ही है आप लोगों को, एक ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, जीनोगैमी, 3 प्रकार का होता है ना। तो यही आप याद कर लीजिएगा, उसमें उस चैप्टर में दिया है। तो पी इज क्या था? बाइसेक्सुअल था और इसमें बर्ड पॉलिनेशन पाया जा रहा था। और जो उसकी हाइट होती है वो क्या होती है? स्मॉल होती है, मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। मतलब इसको हम एक इस छोटे गार्डन में भी लगा सकते हैं, कहीं भी इसको उगा सकते हैं। एनुअल प्लांट है। कौन सा प्लांट है? एनुअल प्लांट है, जो साल में एक बार फल दे। क्या दे? साल में एक बार। तो क्या होता है? एनुअल प्लांट होता है। अब देखो, शार्ट ड्यूरेशन भी होता है 2 से 3 महीने का, 2 से 3 मंथ का होता है, शार्ट ड्यूरेशन भी होता है। और अपोजिंग कैरेक्टर्स, यानी एक डोमिनेंस तो एक क्या रहेगा? रिसेसिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोजिंग करेंगे। तो अपोजिंग कैरेक्टर होते हैं, यानी एक क्या रहेगा? डोमिनेंट, एक क्या रहेगा? रिसेसिव रहेगा। पी प्लांट इजीली कल्टिवेटेड, मेनली ये ज़्यादा कारण होता है कि पी प्लांट को हम क्या करते हैं? इजीली कल्टिवेट कर सकते हैं, इजीली उगा सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं? कल्टिवेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ गैमीट, यदि हमको नंबर ऑफ गैमीट पता करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ गैमीट पता करना है तो देखो 2 की पावर n, फार्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n का होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। जैसे देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल और स्मॉल आर। तो देखो इसमें हेट्रोजाइगस कितना है? 1 है कि नहीं है? इसमें भी हेट्रोजाइगस कितना है? 1 है। जैसे ये तुमको दे दिया, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल भी, कैपिटल भी, कैपिटल भी, स्मॉल भी। तो देखो इसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं? 1 2, 2 हेट्रोजाइगस हैं कि नहीं है ना? देखो ये टाल 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 टाल, लेकिन 2 स्मॉल हो गए। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस 2 हो गए। तो क्या करेंगे? n के स्थान पे 2 रख देंगे तो निकल जाएगा। n के स्थान पे क्या निकल? 2। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ गैमीट कितने हो गए? 4 हो गए। नंबर ऑफ गैमीट कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब एक, यानी हम क्या करेंगे? केवल एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराएंगे। क्या करेंगे? केवल एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराया जाए। जैसे लंबाई को ले लो, सिर्फ क्या करो? लंबाई को ले लो। जैसे प्लांट ए हो गया, प्लांट बी हो गया। प्लांट ए टाल है और प्लांट बी क्या है? द्वार्फ है। तो इससे पहले हम गमीट बना लेते हैं। तो इससे टी निकल जाएगा, इससे स्मॉल टी निकल जाएगा, इससे कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी। तो पहले हम लोग गमीट बना लेते हैं। तो देखो आगे आते हैं। तो देखो ये प्लांट ए हो गया, प्लांट बी हो गया, प्लांट ए हो गया, प्लांट बी हो गया। तो देखो प्लांट ए से क्या करो कि टाल, जो प्लांट ए क्या है? टाल है। प्लांट बी क्या है? द्वार्फ है। तो प्लांट ए जो टाल है ना, देखो उसको एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी से, और द्वार्फ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? स्मॉल टी से। तो देखो कैपिटल टी से गैमीट निकलेगा टी, और स्मॉल टी से निकलेगा टी। ये दोनों यहाँ पे गैमीट को रख लो, हो गया ना F1 जनरेशन में। अब इनका क्या कराते हैं? हम सेल्फिंग कराते हैं। मान लो हमको F1 जनरेशन प्राप्त हो गया, इनके बीच हम क्रॉस करा दिए, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच क्रॉस करा के कैपिटल टी स्मॉल टी हम बना लिए। अब क्या करेंगे? हम इनका बहुत सारा हमें नंबर चाहिए। क्या करना है? बहुत सारा इनका नंबर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इनका सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग के लिए हम प्यूनेट स्क्वायर कर लेते हैं। ये जो रूल आपको पता है ना कि हम इसे बना लेंगे, और देखो इसमें का इधर एक कैपिटल टी रख दो और एक स्मॉल टी इसके नीचे रख दो, फिर इधर एक कैपिटल टी रख दो, एक स्मॉल टी इधर रख दो। तो देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी हो गया। अब देखो ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी हो गया। फिर देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो देखो ये कैपिटल टी क्या है? टाल है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या होते हैं? टाल होते हैं। देखो इसमें जो कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंस होता है, तो इसीलिए टाल हो जाएंगे। और स्मॉल टी क्या होता है? ड्वार्फ होता है। अच्छा तो आप लोग देखिए, ये देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराते हैं। मोनो हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे कराते हैं? मान लो हमने एक कैरेक्टर ले लिया, कौन सा? कैपिटल टी, इसको हम क्या बोलते हैं? टाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाल बोलते हैं। और एक कैरेक्टर ले लिया स्मॉल टी वाला। तो इसका देखो हम क्या कराएंगे? पहले इसका गैमीट बनाएंगे, कैपिटल टी बनेगा। इसका गैमीट क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इनका क्या करेंगे? हम क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस करा देंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये F1 जनरेशन है। कौन सा है? F1 जनरेशन। इसको हम F1 जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन। अब इसका क्या करेंगे? हम सेल्फिंग कराते हैं। क्या कराते हैं? सेल्फिंग। सेल्फ मतलब खुद से,
क्या करेंगे, इनके बीच आप एक दूसरे से खूब कराएंगे। तो देखो सबसे पहले पीनट स्क्वायर बना दो, क्या बना दो, पीनट स्क्वायर जिसको बोलते हैं, बना लिए। मोनो हाइब्रिड क्लास के लिए ये वाला बनता है पीनट स्क्वायर। तो देखो इसको यहाँ पे रखो कैपिटल टी, ये स्मॉल टी को यहाँ पे रख दो, इस कैपिटल टी को यहाँ पे रख दो, एक स्मॉल टी को यहाँ पे रखो। अब देखो कैपिटल टी यहाँ पे हो जाएगा, फिर कैपिटल टी, फिर देखो यहाँ से स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी, फिर एक कैपिटल टी, फिर ये स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अब फिर क्या हो जाएगा ये वाला स्मॉल टी। ऐसे कराते हैं। अब इनमें देख लो ये कैपिटल टी होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, टाल बोल देंगे। अब देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ये भी क्या है कैपिटल टी है स्मॉल टी है। तो इसमें देखो एक टी है कि नहीं है, ये देखो कैपिटल टी है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टाल हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा स्मॉल टी क्या है, स्मॉल है, क्या है स्मॉल है, ड्वार्फ है। कौन सा है, ड्वार्फ है, बौना जिसको बोलते हैं, क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है ना। तो ये मोनो हाइब्रिड क्लास है। अब इसका देखो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं। फिनोटाइपिक क्या हमको दिख रहा है कि ये देखो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी। फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइपिक मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। तो देखो ये दिखने में बड़ा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टाल है कि नहीं है, तो टाल कितने हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया 3:2। देखो ये टाल वाला लिख लो, यहाँ पे टाल हो गया, यहाँ पे लिख लो ड्वार्फ, क्या हो गया, ड्वार्फ। तो देखो 1 2 3, 3 टाल हो गए। और ड्वार्फ कितना है, देखो सिर्फ एक है कि नहीं, तो 3:1। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आता है, 3:1। वही बात करें जीनोटाइपिक रेशियो, कौन सा, जीनोटाइपिक रेशियो। तो जीनोटाइपिक रेशियो देखिए आप लोग, ये कैपिटल टी कैपिटल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 2 है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी कितना है, 1 है। तो ये कितना हो गया, 1, फिर ये कितने हो गए, 2, फिर कितना हो गया, 1। तो 1:2:1, 1:2:1। तो जीनोटाइप कितना हो गया, जेनेटिक वाला, जीन वाला। तो अंदर से ऐसा होगा कि नहीं होगा, बाहर से भले देखने में टाल है, बाहर से भले देखने में टाल, लेकिन अंदर से ऐसा है कि नहीं है। तो वही तो ऐसे करके हम लिख देंगे, तो जीनोटाइपिक ऐसे निकाल लिया जाता है। अब हमको देखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। कौन सा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। यदि जो कैरेक्टर्स को लेके क्रॉस कराया जाए, क्या कराया जाए, 2 कैरेक्टर्स को लेके, 2 कैरेक्टर को लो। जैसे ले लिए तुम राउंड येलो सीड ले लो और रिंकल ग्रीन ले लो, राउंड येलो ले लो और रिंकल ग्रीन ले लो, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन ले लो। तो राउंड को आर से दिखा दो, येलो को किससे दिखा दो, कैपिटल वाई से, और व्हाइट को स्मॉल आर से, और ग्रीन को स्मॉल वाई से दिखा दिए। अब इनका गैमीट बना लो। तो इससे आर निकलेगा, इससे कैपिटल वाई, जिसे इससे कैपिटल आर, इससे कैपिटल वाई, निकल गई ना। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलके बना दिए कि नहीं बना दिए गैमीट, यहाँ मतलब यहाँ इनका क्रॉस करा दिए। तो देखो फिर इसमें से एक गैमीट बना लिया स्मॉल आर, इसमें से एक गैमीट बना लिए स्मॉल वाई। अब इनका क्या करेंगे, हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। इनके हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में, तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा कि नहीं होगा। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ से ले लेते हैं ये वाला। अब इनका क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे। तो सेल्फिंग आप देख लीजिए, इधर हम दिखा दे रहे हैं। देखिए कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई हो गया। देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो पहले हम प्रीफरेंस उसी को देंगे जो बड़ा हो गया, कैपिटल वाले को। तो देखो इसमें फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, फिर ये कैपिटल वाई। ऐसे ही देखो कैपिटल आर, फिर क्या हो जाएगा स्मॉल आर, फिर देखो कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई हो गया ना। ऐसे ही देखो फिर कैपिटल आर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे कराते चले जाते हैं। इनमें पूरा हम कराएंगे, क्या कराएंगे, पूरा कराएंगे और गिन लेंगे। और क्या करेंगे, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो काउंट करेंगे तो देखो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, होमोजाइगस है कि नहीं है। तो होमोजाइगस के लिए हम 1:4 लिखते हैं, और हेटेरोजाइगस के लिए लिखते हैं 2/4, मतलब 1/4, इसका 2/4 लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं, 2/4 लिखते हैं। तो ये वाला एक नियम होता है। तो चलिए आपको हम बता ही देते हैं, इसको पहले पूरा करा लो। कैपिटल आर, फिर देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब करा दो फिर इसका करा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर करा दो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई। इधर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देखो इधर कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल वाई हो गया ना। अब ऐसे फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देखो स्मॉल आर, फिर यहाँ पे स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई। अब मान लो इनको गिनो, देखो एक देखो इसको ले लो, आर आर वाई वाई ले लिए, तो इसके लिए देखो इसमें तो क्या है होमोजाइगस है कि नहीं है, तो 1/4 हो जाएगा। इस होमोजाइगस के लिए कितना लिखते हैं 1/4, होमोजाइगस के लिए कितना लिखते हैं 1/4, 1/4 होमोजाइगस के लिए लिया है। देखो ये होमोजाइगस है तो 1/4 इंटू देखो जोड़ा ले लो, इस कैपिटल वाई भी होमोजाइगस है कि नहीं है, तो इसका करेंगे 1/4, तो इसका जब हम हल करेंगे तो 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया ना 1/4। फिर देखो इसको उठा लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको देखो कैपिटल आर 1/4। अब देखो हेट्रोजाइगस है कि नहीं, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो कितना हो जाएगा 2/4 हो जाता है। कितना होता है 2/4, तो इसका गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2/4, आगे कि नहीं आ गया। अब फिर देखो फिर इसको ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर इस कैपिटल वाई, फिर देखो इसको क्या बोलते हैं 2/4, इसको ले लो 1/4, क्योंकि देखो होमोजाइगस है कि नहीं, तो इसका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम निकालते हैं, ऐसे करके क्या करते हैं निकालते हैं, तो ऐसे करके निकालेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके निकालेंगे तो हम रेशियो वहाँ पे पता चल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो पता करते हैं, तो देखो F1 जनरेशन में क्या होगा, F1 जनरेशन में पता किए इसका सेल्फिंग कराएं, इधर हम लोग इधर सेल्फिंग करा लिए, ऐसे गिन लेते हैं काउंट कर लेते हैं, मतलब कितना है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, कितना टाल है कितना द्वार है, देखो इधर कर लिए। अब देखो फिनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, जीनोटाइपिक रेशियो कितना होता है, इसको निकालने के लिए हमको इस विधि का अपनाना पड़ता है। तो पहले फिनोटाइपिक रेशियो हम देख लेते हैं, तो 9:3:3:1, 9:3:3:1, 9:3:3:1, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो आप लोग याद कर लीजिए। और इधर दिखाते हैं हम जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो हम लिख दे रहे हैं आपको, जीनोटाइपिक रेशियो। इसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो एक बना के डाल देंगे, आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका हम सेपरेट वीडियो अच्छे से एकदम डाल देंगे, समझा देंगे इसको। तो तब तक लिख लेते हैं 1:2:1:2:4:2:1:2:1, यही होता है। कितना होता है 1:2:1:2:2:1:2:1:2:1, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो होता है किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये याद कर लीजिए कि होमोजाइगस कंडीशन होगा तो 1/4 और हेटेरोजाइगस होगा तो 2/4। तो चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रिंसिपल क्या है। 3 प्रिंसिपल दिया गया था, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, हर एक कैरेक्टर 2 फैक्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पेयर मतलब 2, तो हर एक कैरेक्टर कितना किया जाता है 2 फैक्टर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के सेम लोकस पर स्थित होते हैं। मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, इसके सेम लोकस है, सेम देखो सेम लोकस पे मान लो टी प्रेजेंट है, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, वो हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा। तो हर एक कैरेक्टर 2 फैक्टर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। तो हर एक कैरेक्टर को 2 फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर के सेम लोकस पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मतलब क्या करेगा, एक अपने आप को डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस करेगा। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यही हो गया, तो यही प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है। तो इन हेट्रोजाइगस कंडीशन वन एक्सप्रेस इटसेल्फ मतलब एक अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डोमिनेंस हो जाएगा। और एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है उसे हम रिसेसिव बोल देते हैं। तो डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज रिसेसिव। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, नहीं ना। तो अब देखो इसको यहाँ पे रख लो कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, फिर इस वाले पोर्शन को, इस वाले को यहाँ पर रख दो, और इसको क्या करा दो क्रॉस करा दो, तो क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे कैपिटल टी यहाँ पे रख दो स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी। तो ऐसे करके देखो इस कैपिटल टी को यहाँ पे लिख लिया ना, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखो 2 डोमिनेंस आ गए, 2 रिसेसिव आ गए कि नहीं आ गए। तो ये अपने आप को डोमिनेंट मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में क्या करता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा, दिखावा करेगा उसका अपने आप होने का। अब देखो दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी जिसे बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी का पहला लॉ, जो 2 फैक्टर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं वो
गैमीट फार्मेशन के समय क्या होते हैं, सेग्रीगेट या सेपरेट हो जाते हैं। गैमीट फार्मेशन के समय वो फैक्टर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएगा। जहाँ मान लो मेल थी फीमेल थी, इससे स्पर्म निकला, इससे वो फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, बेबी बन गई। तो जो बेबी का गुड होगा ना, वो किससे डिफरेंट होगा, मेल और फीमेल जो पेरेंट थे उनसे डिफरेंट होगा। तो यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन है। यानी जो नेक्स्ट जनरेशन में जो गुड होता है वो क्या होता है, सेग्रेट या सेपरेट हो जाता है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ बार बॉडी। नंबर ऑफ बार बॉडी कई बार निकालने को दे देता है, तो आप क्या करिएगा कि एक्स क्रोमोसोम को गिन लीजिएगा, उसमें से कितना कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। मान लो एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 ये वाला दे दिया, तो इसमें से क्या करो, एक माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3। तो बार बॉडी यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब जेनेटिक डिसऑर्डर देखते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप का होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और कलर ब्लाइंडनेस। पहला हो जाएगा हीमोफीलिया, दूसरा सिकल सेल एनीमिया, तीसरा फिनाइलकीटोनुरिया और कलर ब्लाइंडनेस। अब देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कितने होते हैं, 3। थैलेसीमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं एक सेकंड, सॉरी। तो अब देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। किसके बारे में, हीमोफीलिया में जो कि डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, जॉन ऑटो के द्वारा। जो कि जॉन ऑटो नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। जॉन ऑटो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है, जो कि जॉन ऑटो के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। जो हीमोफीलिया होता है सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है ना, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। इसमें फीमेल को हीमोफीलिया होता है पर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। मान लो एक फीमेल है एक मेल है, यदि हीमोफीलिया है तो उसमें सिम्टम्स दिखेंगे, क्या करेंगे, सिम्टम्स दिखेंगे। लेकिन वहीं पे यदि फीमेल में है तो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो फीमेल में, और फीमेल जो होती है रेयर केस में पाई जाती है, पाई भी नहीं जाती है ना। तो देखो इसमें फीमेल में फिलिया होता है पर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और उनके प्रोजेनी मेल में चले जाते हैं। यदि वो कोई लड़के को पैदा देती है, कोई लड़की को पैदा करती है, तो उसमें लड़की में नहीं जाएंगे, लेकिन लड़के में चले जाते हैं। लीवर में कैस्केड प्रोटीन का सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता है। देखो हीमोफीलिया में एक दिक्कत ऐसा आता है, जो कैस्केड प्रोटीन होता है ना, लीवर में सिंथेसिस होता है इसका, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैस्केड प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। तो जब भाई कैस्केड प्रोटीन सेक्रेट या रिलीज या सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हो पाता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी दिक्कत होता है। यानी एक सिंपल सा कट होगा ना, तो उसमें ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। हीमोफीलिया 2 प्रकार का होता है, एक हीमोफीलिया ए होता है, एक हीमोफीलिया बी होता है। एक हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया ए में क्या होता है, ऑब्सेंस ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन। तो एक एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, उसकी ऑब्सेंस में हीमोफीलिया ए हो जाता है। और एक प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है, उसकी ऑप्शंस में क्या हो जाता है, हीमोफीलिया बी हो जाता है। तो दोनों याद कर लीजिएगा आप। एक एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन की ऑप्शंस में होता है हीमोफीलिया है, और हीमोफीलिया भी होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की अनुपस्थिति में। नोट, हीमोफीलिया मोर कॉमन किस में होता है, मेल्स में, मोर कॉमन फीमेल्स में, और रेयर इन फीमेल्स। फीमेल्स बहुत कॉमन होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है कि देखो फीमेल में हीमोफीलिया तो रहेगा, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं दिखेगा और उसके प्रोजेनी में चला जाता है। देखो इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्स नॉर्मल अपना फीमेल हो गई, एक्स नॉर्मल फीमेल हो गई कि नहीं हो गई। देखो एक्स क्रोमोसोम होता है कि नहीं फीमेल में, तो ये नॉर्मल फीमेल हो गई। एक्स ये क्या हो गई, लीथल, नॉट फाउंड इन नेचर। ये कम ही उम्र में मर जाते हैं। जैसे 13-14 साल की लड़की होगी, यदि उसे हीमोफीलिया है तो मर जाएगी, बचेगी नहीं, बहुत कम चांस होता है, रेयर केस में बच जाती हैं। तो देखो ये एच वाला हीमोफीलिया वाला क्रोमोसोम, इस पे जीन आ गया कि नहीं आ गया, जीन आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या होती है, फीमेल में, यदि फीमेल में आ जाता है एक्स वाले पे, तो ये क्या होती है, मर जाती है, नॉट फाउंड इन नेचर, नेचर में नहीं पाई जाती है ऐसी। एक्स वाई क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो जाता है। और एक्स एच वाई क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल। तो देखो ये यहाँ पे गोला लिख लो, नीचे क्या कर दो, प्लस दिखा दो, तो ये फीमेल हो जाएगी। यही गोला करके ऊपर तीर दिखा दो, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब देखो, अब क्रॉस कराते हैं। मान लो कैरियर हमारी क्या थी, हीमोफिलिक फीमेल थी, कैरियर हीमोफिलिक फीमेल थी। मान लो कोई बच गई है, बाई चांस बच गई है, तो फीमेल थी, उसके क्रोमोसोम के ऊपर ये मान लो हीमोफीलिया वाला आ गया है जी। और एक नॉर्मल मेल था, तो नॉर्मल मेल के ऐसे दिखाते हैं। अब इनके बीच में हम क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस आप लोग कराने के लिए हम बता ही देंगे कैसे कराते हैं। तो क्रॉस करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स एच एक्स। तो एक कैरियर फीमेल हो जाएगी, जो कि नॉट फाउंड,
बहुत रेयर केस में बच जाती है सब। XX नॉर्मल फीमेल हो जाएगी। XHY क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक मेल हो जाएगा। हीमोफिलिक मेल मतलब वो मेल जिसको हीमोफिलिया हो चुका है, तो हीमोफिलिक मेल हो जाता है। फिर XY नॉर्मल मेल। तो इनमें देखो क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है कैरियर फीमेल आ रही है, एक नॉर्मल फीमेल आ रही है, कैरियर मेल आ रहा है, एक नॉर्मल मेल आ रहा है। हीमोफिलिया के बारे में देखो नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गलत स्टेटमेंट को चुनिए। क्या कीजिए, गलत स्टेटमेंट को चुनिए। तो यह एक डोमिनेंट डिजीज है, यही भाई सही है, मतलब यही गलत है ना। ये रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है, यह एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। तो यही सही, मतलब ये क्या है, ये सही बात है, लेकिन ये गलत बात है। तो हमको क्या चुनना था, गलत चुनना था, तो गलत को चुन लिया हम लोग ना। अब देखो दूसरा क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल, सिकल मतलब हंसिया, जो हमारा आरबीसी होता है ना, उसका आकार कैसा हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है, हंसिया के आकार का, ऐसे करके समझो। जो चंद्रमा हमारा होता है ऐसे हो जाता है, कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो देखो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, कैसा है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जब दोनों पेरेंट जिन के लिए क्या हो, कैरियर होते हैं। जब दोनों पेरेंट मेल हो गई, हमारी फीमेल हो गई, वो दोनों पेरेंट क्या है, जीन के लिए कैरियर, मतलब उनके ऊपर सिकल सेल एनीमिया वाला जीन हो, तब क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया उसके प्रोजोनी को होगा। तो जब दोनों पेरेंट जीन के लिए कैरियर होते हैं, तब ये ऑफस्प्रिंग में जाता है, ऑफस्प्रिंग में जाता है ड्यू टू दी सम म्यूटेशन। देखो जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना, उसके पास बीटा चेन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन हमारी होती है ना, उसके पास क्या पाई जाती है, बीटा चेन पाई जाती है। तो बीटा चेन के 6 पोजीशन पे हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है नॉर्मल कंडीशन में। क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है 6 पोजीशन पे, लेकिन उसको हटा के क्या आ जा रहा है, वैलिन आ जा रहा है। यदि उसको हटा के वैलिन आ जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी, सिकल सेल एनीमिया वाली हो जाएगी। नॉर्मली जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, उसके बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। यदि कुछ म्यूटेशन हुआ, कुछ मतलब कुछ हमारे बॉडी में ऐसी घटना घटी जिससे उस ग्लूटामिक एसिड को हट गया, वो हट गया और वहाँ पे क्या आ गया, वैलिन आ गया, तो उस समय जो डिजीज होगा वो क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। तो देखो ये बीटा चेन था हमारे हीमोग्लोबिन का, 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था कि नहीं था, ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन उसको हटा के कौन आ गया, वैलिन आ गया 6 पोजीशन पे। तो यही सिकल सेल एनीमिया है, जिसके कारण आरबीसी का आकार सिकल हंसिया जैसा हो जाता है, जिसके बाद आरबीसी ब्लड वेसल्स या आर्टरी से आसानी से पास नहीं हो पाती हैं। जो हमारी आरबीसी ब्लड वेसल्स में जा रही हैं, वो आसानी से क्या होती हैं, जा नहीं पाती हैं, जिस आसानी से जा नहीं पाती हैं। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन क्या होता है, अफेक्ट होता है, और इस एनोक्सिया भी होता है। एनोक्सिया मतलब वही कमजोरी, समझ लो, सोचने की क्षमता कम हो जाती है ना। तो जब आरबीसी पास नहीं कर पाएगी तो पहुंचा नहीं पाएगी ऑक्सीजन को, क्या होगा, अच्छे से हमारे ब्रेन के पास नहीं पहुंचा पाएगी, हार्ट के पास नहीं पहुंचा पाएगी, जिससे हमारे हार्ट में भी पेन होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एच बी ए नॉर्मल, एच बी ए कैरियर, एच बी एस सिकल सेल एनीमिया। तो एच बी ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल, एच बी एस क्या हो जाएगा, कैरियर। देखो इसमें यस वाला जीन आ गया कि नहीं, सिकल सेल एनीमिया वाला जीन आ गया कि नहीं आ गया, तो एक कैरियर हो जाएगा। अब देखो एच बी एस ये क्या हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वाला, देखो दोनों पे आ गया, तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा उसको। मान लो एक कैरियर फीमेल थी और एक कैरियर मेल था, क्या था, कैरियर फीमेल एक कैरियर मेल है। मतलब देखो इसके ऊपर एक यस वाला है, इसके ऊपर भी है, इन दोनों के बीच में यदि हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इनको क्रॉस कराओ, तो देखो एच बी ए फिर एच बी एस फिर एच बी एस रख के यहाँ पे क्रॉस करा दिए, तो क्या आता है, 2 कैरियर मिलते हैं और एक सिकल सेल एनीमिया मिलता है। क्या मिलता है, 2 कैरियर और एक सिकल सेल एनीमिया मिलता है ना। तो याद कर लीजिए, तो 2 कैरियर मिलेंगे और एक सिकल सेल एनीमिया वाला प्रोजेनी मिलेगा। अब देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हम बता ही दिए हैं पीछे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया। अब इनमें दे दिया हम, देखो ESLR, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है। और बात करें हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। वहीं बात करें सिकल सेल एनीमिया की, तो ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। कौन सा, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। वहीं फिनाइलकीटोनुरिया भी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। फिनाइलकीटोनुरिया भी क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। और थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 आते हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। तो ये वाला जो क्रॉस कराने को दिया, आप लोग करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे। अब सिंपल से क्या करना है, एक इसमें से रखना है, एक इसमें से रखना है, फिर एक इसमें रखना है, फिर इसमें से रखना है, फिर ये वाला यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ, ऐसे करके रखते चले जाना और पता कर लेंगे। ऊपर देख लेंगे भाई कि क्या क्या आ रहा है, उस हिसाब से हम निकाल लेंगे।
अब देखते हैं इधर फिनाइलकीटोन्यूरिया, तीसरा कौन सा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, कौन सा है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज है, सेक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल एलील प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12। तो यहाँ पे याद कर लीजिए कि जहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 12 आ गया, किसी भी डिजीज में क्रोमोसोम नंबर 12 आ गया, तो वहाँ पे आप फिनाइलकीटोन्यूरिया लगा के ऑप्शन में चले जाएंगे। ये ट्रिक है एक तरह से, आप याद कर लीजिए। तो देखो फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या होता है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज होता है, होमोजाइगस रिसेसिव ऑटोसोमल डिजीज होता है। ऑटोसोमल जो एलील होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, 12 नंबर के क्रोमोसोम पे, कहाँ पे, 12 नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। देखो नॉर्मली कंडीशन में जो फिनाइल एलेनिन होता है हमारे शरीर में, जो केमिकल होता है फिनाइल एलेनिन, वो किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। जो एक एंजाइम होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज, एक एंजाइम होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज। तो इस फिनाइल एलेनिन पे काम करेगी ये हाइड्रोलेज और टायरोसिन में कन्वर्ट कर देती है नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब फिनाइलकीटोन्यूरिया होता है उस समय यह एंजाइम की कमी हो जाती है। क्या होती है, एंजाइम की कमी होती है। जब एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड में या फिनाइल कीटो एसिड में, फिनाइल पायरुविक एसिड या फिनाइल कीटो एसिड में हो जाता है। तो इसी को हम फिनाइलकीटोन्यूरिया बोल देते हैं ना। अब देखिए चौथा कलर ब्लाइंडनेस आ गया, कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। हमारा जो कलर ब्लाइंड होता है वो कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उनसे लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। रेड ग्रीन कलर को पहचान नहीं कर पाते हम लोग। जो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जो जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो क्या करता है, रेड और ग्रीन कलर में पहचान नहीं कर पाता है, रेड और ग्रीन कलर में पहचान नहीं कर पाता है। कोई भी फीमेल तब कलर ब्लाइंड होगी जब दोनों एक्स क्रोमोसोम, जो फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पाई जाती है ना मदर में, तो वो दोनों क्रोमोसोम यदि कलर ब्लाइंडनेस जीन के लिए, कलर ब्लाइंड जीन के लिए क्या है, कैरियर है, तब कोई भी फीमेल क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। मान लो इसके ऊपर कोई कलर ब्लाइंड वाला आ गया, सी आ गया, तो ये कलर ब्लाइंड नहीं कही जाएगी। मान लो जब दोनों पे क्रोमोसोम आ जाएगा कलर ब्लाइंड का, तब ये क्या कही जाएगी, कैरियर कही जाएगी। अब देखो जो कलर ब्रांड है ना वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। क्रिस क्रॉस मतलब ना, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो पापा का गुण होता है वो बेटे में जाता है और मम्मी का गुण बेटी में जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। क्रिस क्रॉस मतलब उल्टा कर दो, फादर से किस में भेज दो, डॉटर में भेज दो, और मदर से किस में भेज दो, नहीं मदर से किस में भेज दो, सन में भेज दो, और फादर से किस में भेज दो, डॉटर में भेज दो। हम सही दिखाए थे लेकिन दिमाग ने यहाँ पे काम किया। देखो फादर से किस में भेज दो, डॉटर में भेज दो, और मदर से किस में भेज दो, सन में भेज दो। ठीक है ना। अब आगे देखो, अब इसका एक्सप्रेशन कैसे करते हैं। एक्स एक्स नॉर्मल हमारा जो फीमेल हो गई, एक्स सी एक्स कैरियर फीमेल हो गई, देखो उसके ऊपर आ गया तो कैरियर हो गई। एक्स सी कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई, क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई। अब देखो एक्स वाई नॉर्मल मेल हो गया, एक्स वाई क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो गया। एक्स सी वाई सी क्या हो गया, कलर ब्लाइंड मेल हो गया। कलर ब्लाइंड में देखो वाई क्रोमोसोम जिसमें वो मेल हो जाएगा और जिसमें दोनों एक्स है वो फीमेल हो जाएगा। तो एक्स एक्स नॉर्मल हो गई, एक्स सी एक्स क्या होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई। एक्स सी कलर ब्लाइंड फीमेल मतलब कैरियर हो गई, यहाँ पे कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई। अब देखो एक्स वाई क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो गया, एक्स वाई क्या हो गया, नॉर्मल मेल हो गया। एक्स सी वाई सी क्या हो गया, कलर ब्लाइंड मेल हो गया। एक्स सी वाई सी क्या हो गया, कलर ब्लाइंड मेल हो गया। ठीक है ना। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं। हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर देख लिया, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में देखते हैं। तो देखो एक दो या अधिक क्रोमोसोम के गायब होने के कारण या एक्सेस होने के कारण क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मान लो जो क्रोमोसोम है कहीं से आ गया या कहीं पे चला गया। मान लो हमारा क्रोमोसोम था उसमें जीन थे, उनको हम लॉस कर दिए। क्या कर दिया, जीन था उसमें, मान लो ए टी जी सी, तो एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, मान लो यहाँ पे थायमिन को हटा दो यहाँ से, तो हमारे डीएनए में कुछ चेंजेज हो गया कि नहीं हो गया। मान लो यहाँ से एक और कहीं से टी ला के यहाँ पे जोड़ दो, क्या करो, टी ला के यहाँ पे जोड़ दो, तो डीएनए में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ क्या होता है, इसी की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमारा होता है। तो एक दो या अधिक क्रोमोसोम के गायब होने या एक्सेस होने की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। एक होता है एन्यूप्लाइडी, एक होता है पॉली। एन्यू मतलब एक, यानी लॉस और गेन ऑफ वन, मतलब एक लॉस हो जाएगा, एक गेन कर लिया जाएगा, मतलब एक को छोड़ दिया जाएगा, एक को पकड़ लिया जाएगा। और पॉलीप्लाइडी की बात करें तो एक एक्सेस में क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब एक, मतलब समझो कि होल सेट ही पूरा क्या हो जाएगा, होल सेट, ये जो पूरा सेट है ना वही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीप्लाइडी हो जाता है। तो एनियोप्लाइडी में एक लॉस होता है या एक क्रोमोसोम का गेन होता है।
ना। अब देखो एग्जाम्पल में यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो जाता है और टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एग्जाम्पल में कौन है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। वहीं बात करें हम यहाँ पे पॉलीप्लाइडी में, तो वहाँ पे उसका एग्जाम्पल है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डिस्कवर्ड बाई लैंगडॉन डॉन, लैंगडॉन डॉन के द्वारा 1801 ईस्वी में खोजा गया था। कौन, लैंगडॉन डॉन, क्या था, डॉन थे हमारे समझे, डॉन। तो लैंगडॉन डॉन के द्वारा 1801 ईस्वी में खोजा गया था। 21 नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइसोम या 3 क्रोमोसोम होने के कारण, मान लो कि हमारे 21 नंबर का क्रोमोसोम था, उस पर एक क्रोमोसोम कहीं बाहर से आके जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, पहले 21 को मतलब 21 था, उस पर आके जुड़ गया, तो पहले 46 थे, तो एक आके जुड़ा तो 47 हो गए कि नहीं हो गए, तो 47 हो जाते हैं, तो एक एक्स्ट्रा आके जुड़ जाता है। फाउंड मेल फीमेल वो दोनों में पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम दोनों में पाया जाता है, मेल में और फीमेल में, मेल में और फीमेल में दोनों में पाया जाता है। अब इसके सिम्टम देख लो, जिस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम होगा उसके सिम्टम देख लो। सिम्टम क्या होगा, फोरहेड बड़ा होगा, जो हमारा आगे का जो मत्था होता है ना वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, फोरहेड जो होगा बड़ा हो जाएगा, जो ईयर होंगे उससे स्मॉल होंगे, तो स्मॉल ईयर हो जाएगा, स्मॉल ईयर हो जाएगा। ओपन माउथ, माउथ हमेशा खुला रहता है, किसी किसी लड़के को, बच्चे के आप देखते होंगे उसका माउथ क्या होता है, खुला रहता है। तो डाउन सिंड्रोम का सिम्टम क्या है, माउथ खुला रहता है, स्मॉल ईयर होता है, छोटा कान होता है, फोरहेड मतलब जो आगे वाला सर होता है बड़ा होता है। स्किन फोल्डिंग्स, आई के कार्नर होती है ना, जो आई की जो आंखों की कार्नर होती है, वहाँ पे स्किन का फोल्डिंग होता है, मुड़ी होती है। अब देखो और गोनाड डेवलप्ड नॉट, मतलब गोनाड नॉट डेवलप्ड, जो हमारे गोनाड्स होंगे, गोनाड्स क्या होते हैं भाई, ये बात देख लीजिए, गोनाड, गोनाड। यदि हम बात करें मेल की, तो मेल में गोनाड हो जाएगा टेस्टिस, और फीमेल में हो जाएगी ओवरी, ठीक है। तो यही क्या है, गोनाड्स है हमारे। तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, यही क्या है, गोनाड्स होते हैं। तो गोनाड्स का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। इसके सिम्टम है, आप याद कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। दूसरा क्या है, टर्नर सिंड्रोम, डिस्कवर्ड बाय टर्नर इटाल। तो इसका खोज किसने किया था, टर्नर इटाल ने किया था। इसका खोज किसने किया था, टर्नर इटाल ने किया था 1938 ईस्वी में। कितने में, 1938 ईस्वी में। एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, उसमें एक क्रोमोसोम क्या हो रहा था, आ रहा था डाउन सिंड्रोम में, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, जिससे 45 बचता है, 45 बचता है। मेनलिल फीमेल, फीमेल में देखो जो एक्स 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 फीमेल में होता है ना, लेकिन ये वाला एक्स को गायब कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या ओ हो जाएगा ना, ठीक है। देखो मेनलिन फीमेल, तो 2 होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, एक को गायब कर दो यहाँ से, तो ओ हो जाएगा या 0 समझो इसको। देखो इसका सिम्टम क्या होता है, फीमेल स्टेराइल होगी, मतलब फीमेल ऐसी हो जाएगी ना कि जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, ऐसी फीमेल हो जाएगी। ओवरी क्या हो जाएगी, रूडिमेटरी या बेकार हो जाएगी, ओवरी क्या हो जाएगी, रूडिमेटरी या बेकार हो जाएगी। रूडिमेटरी मतलब बेकार हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कमी हो जाएगी। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, मतलब कि क्या होती है, हाई पिच्ड, मतलब मेमोरी ग्लैंड का होना, मिल्क प्रोड्यूस करना, मतलब ये जो कैरेक्टर है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं फीमेल्स का, जो कि हाई पिच आवाज़ होता है उनका, तो ये सब जो कैरेक्टर है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो होते हैं ना जिससे हम उसकी पहचान करते हैं कि वो फीमेल है कि मेल है, तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। दूसरा देखो अब देखते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को डिस्कवर किसने किया था, क्लाइनफिल्टर ने किया था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो इसमें ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब देखो मान लो एक्स एक्स था ना, तो इसमें और एक्स्ट्रा आके एक्स जुड़ गया। मान लो एक्स वाई था, एक और इसमें आके एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो एक्स वाई एक्स हो गया। मान लो वाई एक्स था, फिर यहाँ पे एक्स आके जुड़ गया, तो वैसे ट्राइसोमी हो जाता है। तो जहाँ भी आपको ट्राइसोमी दिखे वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। तो एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, कौन सा क्रोमोसोम, वाई वाला क्रोमोसोम नहीं एक्स्ट्रा आता है, एक्स वाला क्रोमोसोम क्या आता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। मेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, एक्स तो आता है लेकिन मेल ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक्स की आने की वजह से ना मेल में क्या होगा कि फीमेल वाला गुण हो जाएगा। कहीं कहीं आप लड़कियों को देखे होंगे कि लड़के होते हैं लेकिन आवाज़ लड़कियों जैसी होती है, चाल ढाल उनका लड़कियों जैसा हो जाता है ना, मेमोरी ग्लैंड कभी कभी विकास हो जाता है उनका। तो देखो तो इसके ये जो स्पर्मिया मतलब स्पर्म की कमी होना, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होगा, स्पर्म की कमी हो जाएगी, ये जो स्पर्मिया हो जाएगा। बार बाडी पाया जाता है, बार बाडी हम कैसे बताए हैं, टोटल नंबर आप एक्स क्रोमोसोम -1 कर दो, तो बार बाडी पाया जाता है। गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, गायनेकोमेस्टिया मतलब स्पर्म की कमी। अच्छा ये जो स्पर्म का न होना, ये जो स्पर्मिया में क्या होता है, स्पर्म का न होना, मतलब एकदम स्पर्म गायब हो जाएगा, ओनली सीमेन पाया जाएगा, क्या होगा, सीमन होगा। उस सीमेन में स्पर्म जो होते हैं ना हमारे, वो नहीं रहेंगे ना। तो बताओ कोई मेल कहा जाएगा नहीं ना। तो वैसे ही गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, उसमें स्पर्म की थोड़ी कमी हो जाती है, स्पर्म की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब देखो बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, F1 हाइब्रिड और डोमिनेंट। F1 हाइब्रिड क्या था, मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी को हम कराए थे, तो क्या मिला था, यहाँ से टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो इसका करा के कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 हाइब्रिड में आया था कि नहीं आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी।
कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड में आया था कि नहीं आया था, तो इसको रख दो F1 हाइब्रिड को और डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और डोमिनेंट पेरेंट कैपिटल टी, तो इनका क्रॉस कराते हैं। देखो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी हो गया ये वाला, एक ये वाला, तो कैपिटल टी बन गया। ये कैपिटल टी, फिर ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी बन गए। फिर ये स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी, तो कैपिटल स्मॉल टी बन गए। फिर ये देखो स्मॉल टी, फिर ये वाला कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया कि नहीं बन गया। तो बस ऐसे हम करा देंगे। तो ये बैक क्रॉस होता है, केवल डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं अगले जनरेशन में जाता। देखो यहाँ पे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था, फिर कैपिटल टी लिया था, तो देखो इसमें सभी हमको टाल मिले हैं कि नहीं मिले। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा है अगले जनरेशन में। तो केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही अगले जनरेशन में जाते हैं। अब देखिए टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस तो देख लिए F1 हाइब्रिड था और डोमिनेंट था, लेकिन टेस्ट क्रॉस में F1 हाइब्रिड तो होता है और रिसेसिव पेरेंट होता है। देखिए F1 हाइब्रिड ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव कौन सा होता है स्मॉल टी, इनके बीच में करा देंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा यहाँ पे। अरे ये एक कैपिटल टी हो गया, ये एक स्मॉल टी हो गया, आ गया। फिर देखो ये कैपिटल टी एक, यहाँ से फिर ये वाला स्मॉल टी ले लो तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। फिर देखो ये स्मॉल टी ले लो एक, फिर ये वाला स्मॉल टी, तो स्मॉल टी हो गया। फिर ये वाला स्मॉल टी ले लो एक, और ये वाला स्मॉल टी ले लो, तो स्मॉल टी हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो इसमें कैपिटल टी दो ताल आए, ये वाला टाल आए हैं कि नहीं है, और ये वाला देखो स्मॉल है कि नहीं है। तो 50% टाल आते हैं, 50% क्या आते हैं स्मॉल, आधा 50% मतलब आधा। तो 50% क्या है टाल है, 50% क्या है स्मॉल आए हैं। कैरेक्टर आधे बढ़ जाते हैं। अब देख लो ओवम हो गया। अब थोड़ा मधुमक्खी के बारे में देख लेते हैं, मधुमक्खी के बारे में। तो देखो मान लो ओवम है, ये क्या है ओवम है। ओवम में फर्टिलाइजेशन, ओवम क्या करेगा कि गैमीट है एक, तो गैमीट मिल के क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फीमेल बन जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनती है फीमेल बनती है। फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल बनती है, याद कर लीजिए आप। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फीमेल बनेगी। तो फीमेल यदि क्या खाती है बी ब्रेड खाती है तो वर्कर बन जाएगी। यदि वही रॉयल जेली खाती है तो क्या बन जाएगी क्वीन बन जाएगी। तो क्वीन वही होती है जो रॉयल जेली खाती है, जो कि बस बैठी रहती है आराम करती है दिन भर रानियों के जैसा, तो ये क्वीन होती है। और यदि बी ब्रेड खाती है तो वर्कर बन जाती है, यदि रॉयल जेली खाती है तो क्वीन बन जाती है। यदि मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बनेगा, फिर पूरा बॉडी बन जाएगा। बिना फर्टिलाइजेशन क्या होगा जाइगोट बनेगा और पूरा बॉडी बन जाएगा। तो यही क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस होता है, तो वहाँ पे ड्रोन बनता है। तो फर्टिलाइजेशन हुआ फीमेल बनी, यदि बी ब्रेड खाई तो वर्कर बन गई, रॉयल जेली खाई तो क्वीन बन गई। यदि वही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बिना फर्टिलाइजेशन के विकास हुआ तो वहाँ पे ड्रोन बन जाता है, या जो मेल होता है। तो ये मेल में ऐसा होता है कि मेल क्या करेगा कि रॉयल जेली के साथ सेक्स करेगा, कॉपुलेट करेगा। जो ड्रोन होता है रॉयल जेली के साथ क्या करता है सेक्स करेगा, कॉपुलेट करेगा। तो क्या करेगा कॉपुलेट करने के बाद ये तो भाई अपना हो गया इसका, लेकिन ये क्या होता है मर जाता है। क्या होता है मर जाता है, ये डेड हो जाता है। ठीक है। अब देखो पोस्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन इंटरेक्शन, पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल सॉरी बच्चों। देखो पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल या जीन इंटरेक्शन। तो देखो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। क्या देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता, इनकम्प्लीट है मतलब कोई भी कंप्लीटली नहीं आता है, तो देखो कोई भी कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं होता है या अगले जनरेशन में नहीं जाता है। आप सिंपल याद कर लीजिए, किताब में तो बहुत घुमा फिरा के दिया है, तो हम सिंपल आपको बता दें। इनकम्प्लीट डोमिनेंट मतलब कि कोई भी कैरेक्टर क्या होगा डोमिनेंट नहीं होता है या अगले जनरेशन में नहीं जाता है। जैसे मान लो क्या किए हम, रेड फ्लावर लिए और वाइट फ्लावर लिए, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर। मान लो रेड ले लिए आर और वाइट ले लिए स्मॉल आर। इसमें से गैमीट कैपिटल आर, इसमें से गैमीट स्मॉल आर। अब इनका क्या करा दिया फ्यूजन करा के कैपिटल आर स्मॉल आर बना लिए कि नहीं बना लिए। तो ये रेड भी नहीं होगा और वाइट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा पिंक हो जाएगा। तो देखो रेड का करा है वाइट का करा है, तो हमको तो रेड मिला भी नहीं वाइट भी नहीं मिला, क्या मिला पिंक मिला। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट है नहीं, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता है। तो यही क्या कंप्लीट डोमिनेंस होता है। और इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है। तो देखो फिनोटाइपिक 1:2:1 और फिर 1:2:1। तो देखो रेड एक है पिंक 2 है फिर वाइट 1 है, रेड 1 है पिंक 2 है वाइट 1 है। ठीक है। अब आगे चलिए, आगे देखिए। अब देखते हैं कोडोमिनेंस क्या होता है। तो दोनों पेरेंट के गुण साथ जाते हैं। ठीक से याद कर लीजिए आप ना सिंपली। देखिए कोडोमिनेंस क्या होगा, दोनों पेरेंट के गुण साथ जाते हैं, दोनों पेरेंट के जो गुण रहेंगे वो साथ जाते हैं। मान लो एक ब्लैक बुल हो गया अपना व्हाइट काऊ हो गई, ब्लैक बुल व्हाइट काऊ उनके बीच में करा दिए तो क्या मिलेगा धब्बा वाली गाय। मान लो एक गाय है ना हमारी
तो उसके ऊपर क्या होता है, गोल गोल धब्बा होती है, काली काली वाली धब्बा होती है। तो देखो व्हाइट भी, ये वाला पोर्शन व्हाइट, ये वाला ब्लैक, तो दोनों आ गया कि नहीं आ गया, तो ये वाला क्या हो जाता है, कोडोमिनेंस हो जाता है। अपने ब्लड ग्रुप का देखिए, तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो गया। इसका जीनोटाइप क्या होता है, आई ए आई नॉट, ये याद करना है सिंपल। देखिए 2 आई लिख लीजिए, एक आई, मान लो 2 आई लिख लीजिए, एक आई, समझिए। तो इसके लिए ए, तो ए, फिर एक और ए लिख लीजिए, और दूसरे दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक आई 2 आई, तो एक ए लिख दो और एक की जगह पे ओ लिख दो, क्या लिख दो, जीरो लिख दो, या ओ लिख दो या जीरो लिख दो, ऐसे करके हम दिखा देते हैं जीनोटाइप को। तो देखो ए बी और ओ हो गया, तो जीनोटाइप आई ए या आई नॉट हो गया। फिर देखो बी के लिए आई बी आई नॉट हो गया, ए बी के लिए आई बी हो जाता है। और वही बात करें ओ के लिए आई नॉट हो जाता है, ओ के लिए क्या होता है, आई नॉट हो जाता है। और देखो ए में एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी, और ए बी में ए बी और ओ में नील होता है। और एंटीबॉडी में क्या हो, एंटीबॉडी क्या होगी, ए में एंटीबॉडी बी पाई जाती है, बी में एंटीबॉडी ए पाई जाती है, और ए बी में कुछ नहीं, ओ में एंटी हो जाता है अपना, ठीक है ना। तो अब आगे देखिए, मान लो फादर था, यहाँ पे मदर थी, कौन था, फादर था और मदर थी हमारी। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अरे सॉरी देखो, फादर का ए है, मदर का क्या है, बी है। फादर का ए, मदर का बी है, फादर का ए है, मदर का बी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, कि आपको बी के लिए हम बताएं कि नहीं बताएं, ए आई की पावर बी, आई के फिर ए के लिए हम बताएं लिखने के लिए कि नहीं बताएं, आई की पावर ए, आई की पावर नॉट, हो गया ना। तो इनका क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। देखो आई ए आई नॉट लिख लिए, फिर आई बी आई नॉट लिख लिए यहाँ पे। अब इनका क्रॉस करा के पता कर लेंगे। देखो आई ए बी किसके लिए था, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए था कि नहीं था। देखो आई बी आई नॉट है, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा अपना। यहाँ पे देखो ए आई नॉट है, तो यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यदि फादर कितना है, फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का बी है, तो बच्चे का कौन कौन हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे आप करा के देख सकते हैं। अब देखो फिनोटाइप, जो ब्लड का फिनोटाइप 4 आता है, और जीनोटाइप कितना आता है, 6 आता है। फिनोटाइप जो फिजिकल वाला 4 आ जाएगा, और जीनोटाइप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सीरोलॉजी किसे बोलते हैं, तो सीरोलॉजी एंटीजन और एंटीबॉडी का ब्लड के अंदर रिएक्शंस का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। तो सीरोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के बॉडी का ब्लड के अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सीरोलॉजी क्या होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी का ब्लड के अंदर रिएक्शंस का अध्ययन करना ही सीरोलॉजी कहलाती है। विनर्स ला था, ये क्या था, विनर्स ला था। विनर ने यह बताया था कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। मतलब यदि कोई ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, यदि कोई भी ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर क्या, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। उल्टा होता है, यानी ए में बी में ए पाया जाता है। अब देखते हैं इधर मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है, मोर देन 2 एलील फॉर अ जीन, मतलब एक जीन के लिए कितने एलील हो, 2 से अधिक हो, 2 से अधिक एलील किसके लिए हो, एक जीन के लिए हो। इसका एग्जांपल में एवीओ ब्लड ग्रुपिंग होता है। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग देखो 1 2 3 है कि नहीं, ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो इसीलिए ए मतलब आई बी आई नॉट। अब देखते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत सारा, तो एक कैरेक्टर्स को एक से ज़्यादा जीन के द्वारा क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन के द्वारा क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो यही क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल में ह्यूमन स्किन हो जाता है, हमारा ह्यूमन का वेट हो गया, हाइट हो गया, और आई का कलर हो गया। तो याद कर लेना है आप लोग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या हो गया, ह्यूमन स्किन, वेट, हाइट और आई कलर। ह्यूमन स्किन हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, और आई कलर हो गया। अब क्रोमोसोम टर्म वेलेंजन ने दिया था, क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, वेलेंजन ने दिया था। और फर्स्ट टाइम हाफ मिक्सचर इन पॉलन मदर सेल, जो ट्रांसकेंडिया प्लांट होता है ना, ट्रांसडेकेंटिया प्लांट, उसके पॉलन मदर सेल में सबसे पहले हाफ मिक्सचर ने क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया था या देखा था। तो देखो क्रोमोसोम को सबसे पहले हाफ मिक्सचर ने पॉलन मदर सेल, जो ट्रांसकेंडेंटिया का होता है, ट्रांसडेकेंटिया क्या बोलते हैं, छोड़ो पढ़ लेना आप लोग, ट्रेडेस्केंटिया उसी में होता है, उसके पॉलन मदर्स में होता है क्रोमोसोम। अब देखो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम किसका होता है, फंगी का होता है। फंजाई जो होती है हमारी ना, उसका सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। तो सबसे छोटा क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, फंजाई में पाया जाती है, और सबसे बड़ा क्रोमोसोम ट्रिलियम में पाया जाता है। किसमें, ट्रिलियम में पाया जाता है। अब देखते हैं लिंकेज क्या होता है। तो लिंकेज और डिफाइन किसके द्वारा किया गया था, डिफाइन और प्रूफ मॉर्गन के द्वारा किया जाता है। ये पहले भी आपको हम बता दिए हैं कि जो लिंकेज होती है वो डिफाइन और प्रूफ मॉर्गन के द्वारा की गई
थी। तो देखो लिंकेज क्या होती है, फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स या टू क्रोमोसोम, तो दो क्रोमोसोम के बीच में जो एसोसिएशन होगा वही क्या होता है, लिंकेज होता है। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एक दे दिया है अपना, तो बीच वाला ये होता है सेंट्रोमियर होता है, और जो ऊपर वाला होता है टीलोमियर होता है, और इसको हम क्रोमोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्रोमोमियर हो गया, ये वाला सेंट्रोमियर, ये वाला क्या हो जाता है, टीलोमियर हो जाता है। तो याद कर लीजिए सेंट्रोमियर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, इसको टीलोमियर, इसको क्रोमोमियर बोलते हैं। अब देखो लिंकेज, लिंकेज क्या होता है, दो प्रकार का, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। एक कंप्लीट होगा, एक इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होगा और रिकॉम्बिनेशन भी एब्सेंट होता है। तो क्रॉसिंग ओवर भी एब्सेंट होता है। तो देखो कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर अपना क्या होगा, एब्सेंट होगा, और रिकॉम्बिनेशन भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। जो कि एग्जांपल इसका है मेल ड्रासोफिला में, किसमें, मेल ड्रासोफिला में, मेल ड्रासोफिला में न्यूक्लियोस्टर होता है जो। और इनकम्प्लीट में क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होगा, जस्ट इसका उल्टा, क्रॉसिंग ओवर भी प्रेजेंट होगा, रिकॉम्बिनेशन भी प्रेजेंट होगा। इसमें फीमेल ड्रासोफिला आ जाती है। अब देखो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस था, जो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया था ना, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस थियरी के अनुसार लिंक्ड जीन क्रोमोसोम के लाइन सीक्वेंस पर प्रेजेंट होते हैं। इस थियरी के अनुसार जो हमारे लिंक्ड जीन होते हैं ना, जो लिंक्ड जीन होते हैं क्रोमोसोम के लाइन सीक्वेंस पे, मान लो हमारा क्रोमोसोम हो गया, तो जो लिंक्ड जीन हो गए ना, इसके लाइन सीक्वेंस पे प्राप्त के प्रेजेंट होंगे, लाइन सीक्वेंस पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और लिंक्ड जीन बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पेरेंटल फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, पेरेंटल फिनोटाइप, मतलब पेरेंटल, जो पेरेंट का गुण होगा उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो लिंकेज क्या होता है, 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रोमोसोम, यानी दो क्रोमोसोम है, मान लो दो क्रोमोसोम है, ये इनके बीच में, मान लो इसके बीच में इतना जगह है, और दो क्रोमोसोम कितना, इसमें बीच में इतना जगह है। तो जिसमें ज़्यादा कम जगह होगा, जिसमें कम जगह हो उसमें लिंकेज ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा, जिसके बीच में ज़्यादा जगह हो उसमें लिंकेज क्या होगा, कम होगा, उसमें लिंकेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसमें कम जगह होगा उसमें लिंकेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन देखते हैं, इसे याद करना है। देखिए इट डिपेंड्स ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न, ये किस पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है, उसका जेनेटिक्स कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। तो क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है, जेनेटिक्स कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था हेनकिंग ने, और वाई क्रोमोसोम स्टीवेंसन ने। तो एक्स क्रोमोसोम को किसने खोजा था, हेनकिंग नामक वैज्ञानिक ने, और वाई क्रोमोसोम को किसने खोजा था, स्टीवेंस नामक वैज्ञानिक ने। अब देखते हैं क्रोमोसोम कितना पेयर होता है, 23 पेयर या 46 जिसको बोलते हैं, 23 पेयर को 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस 46 में ना जो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोमल होते हैं, और जो कि हमारे फिजियोलॉजी वाले जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जैसे खाना खाना, पीना, जाना, यहाँ दौड़ना, जो भी हो उसको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोसोमल, जो 22 पेयर होते हैं। और जो एक पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन करता है, मतलब हमारे सेक्स को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। तो देखो एक्स या एक्स वाई, देखो एक्स किस में पाया जाता है, फीमेल में पाई जाती है, किसमें, फीमेल में। और एक्स वाई किस में पाया जाता है, मेल में। तो ये मेमल्स में अक्सर और ड्रासोफिला में देखने को मिलता है। तो एक्स और एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन होता है मेमल्स में और ड्रासोफिला में देखने को मिलता है। होलोन्डिक जीन किसे बोलते हैं, वे जीन जो फादर से सीधे सन में जाए। तो होलोन्डिक जीन कौन से जीन होते हैं, वे जीन होते हैं। होलोन्डिक जीन कौन से जीन होते हैं, वे जीन होते हैं जो कि फादर से सीधे किस में जाते हैं, जीन में। देखिए यहाँ पे बताया तो नहीं समझ में आया, देखिए एक्स वाई दो टाइप का डिटर्मिनेशन होगा, किस में पाया जाता है, मैमल्स में पाया जाता है और ड्रासोफिला में पाया जाता है। तो एक्स वाई टाइप का डिटर्मिनेशन मैमल्स में पाया जाता है और ड्रासोफिला में पाया जाता है। अब देखते हैं होलोन्डिक जीन। तो होलोन्डिक जीन क्या होता है, वे जीन होते हैं जो फादर से सीधे किस में जाते हैं, सन में जाते हैं। तो होलोन्डिक जीन वे जीन होते हैं जो सीधे फादर से किस में जाते हैं, सन में जाते हैं। अब TDF देखो, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, TDF टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, तो यह 14 नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, मेलनेस के लिए, कि वो जो बच्चा बन रहा है या जो बेबी बन रही है वो क्या होगी, मेल ही होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है TDF टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, टेस्टिस को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर। टेस्टिस को आप यदि शब्दों में से अर्थ निकालना जान गए तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत आसान हो जाएगी। तो TDF टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर हो गया अपना। अब देखते हैं, इधर आते हैं, नहीं इधर देखिए, एक्स और एक्सो टाइप का, एक्स और एक्सो टाइप का किस में पाया जाता है, यहाँ पे तो एक्स और एक्स वाई पाया जाता है। अब एक्स एक्सो टाइप का डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रासोफर में, राउंडवार में, काकरोच में और ड्रासोफिला में। जैसे हम लोगों में जो मैमल्स होते हैं उसमें एक्स और एक्स वाई, एक्स फीमेल हो जाती है, एक्स वाई मेल हो जाता है। वैसे ही ग्रासोफर में क्या होता है, एक्स और XO टाइप का, तो देखो वाई वाला क्रोमोसोम गायब हो जाता है। तो देखो वाई वाला क्रोमोसोम क्या हो, यहाँ पे गायब, देखो एक्स है लेकिन यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए, तो लेकिन वाई वाला गायब है कि नहीं, तो वहाँ पे वो आ गया है। तो ये किसमें होता है, ग्रासोफर हो गया, राउंड वार्म हो गया, काकरोच हो गया, ड्रासोफिला हो गया। म्यूटेशन 1901 ईस्वी में ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा
मतलब खोजा गया था। म्यूटेशन किसके द्वारा बताया गया था? ह्यूगो डे व्रीज के द्वारा। कितने में? 1901 ईस्वी में। इन्होंने स्टडी किया था किसके ऊपर? ओइनोथेरा लैमर्कियाना प्लांट पे, इवनिंग प्राइमरोज जिसको बोलते हैं। इन्होंने ओइनोथेरा लैमर्कियाना प्लांट या इवनिंग प्राइमरोज पे स्टडी किया और म्यूटेशन की खोज की। म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है और उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है। देखो म्यूटेशन का मतलब, म्यूटेशन से हम म्यूटेशन और इवोल्यूशन समझो कि एक प्रकार से सेम है। पहले हम लोग क्या थे? बंदर थे। बंदर से सीधे सीधे जैसे होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस जो हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पहले क्या था? होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस। सबसे पहले क्या था? रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस, निदरथल मैन। तो ये वाला जो साइकिल चल रही है ना, तो यही म्यूटेशन की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से चल रही है। तो इवोल्यूशन क्या होता है? यदि हमारे जीन में थोड़ा सा भी चेंजेज हो जाए तो म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप में चेंज हो जाने से उसका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों चेंज हो जाता है। म्यूटेशन 3 होता है। जीनोमिक म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। एक होता है जीनोमिक म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल मटेरियल, यदि क्रोमोसोम पर जीन के अरेंजमेंट में क्या आ जाए? चेंजिंग आ जाए। क्रोमोसोम पर जीन के अरेंजमेंट में क्या आ जाए? चेंजिंग आ जाए। तो क्रोमोसोम पर जीन के अरेंजमेंट में चेंजिंग आ जाता है तो उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोल देते हैं। वहीं पे जीनोमिक म्यूटेशन में क्या होता था? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यदि क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? जीनोमिक म्यूटेशन बोल देंगे। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब देखो पॉइंट म्यूटेशन, मान लो यहाँ पे क्या था हमारा? TACGCG था ना। मान लो यहाँ से C गायब हो गया। क्या हो गया? C गायब हो गया, यहाँ से G गायब हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो पॉइंट पे पॉइंट गायब हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से? तो देखो हम 3 का पेयर बना के पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 का जो ट्राइसोमी बना के पढ़ते हैं, TACGCG। लेकिन अब आगे जब ये गायब हो जाएगा यहाँ से तो इस ऐसे पढ़ा जाएगा, TAG ऐसे पढ़ा जाएगा, फिर CGT। वैसे ही ऊपर ATG था तो ये मान लो G गायब हो गया यहाँ से तो ATC पढ़ेंगे। देखो ATC फिर GCA। समझे? तो यही होता है। म्यूटाजन कौन सा है? म्यूटेजन कौन सा है? वे सब्सटेंस जो म्यूटेशन को काज करते हैं, जिनके द्वारा म्यूटेशन होता है वही क्या होते हैं? म्यूटाजन होते हैं। तो वे सब्सटेंस जो म्यूटेशन काज करते हैं वही म्यूटाजन होते हैं। तो म्यूटाजन 2 होते हैं, फिजिकल म्यूटाजन और केमिकल म्यूटाजन। तो केमिकल म्यूटाजन के एग्जांपल नाइट्रस एसिड और एक्रिडीन है। नाइट्रस एसिड और एक्रिडीन, इनके वजह से भी हमारे जो क्या होगा? डीएनए में चेंजिंग आ सकता है। डीएनए में चेंजिंग ही तो म्यूटेशन है। यदि हमारे डीएनए में कुछ चेंजिंग हो जा रहा है तो वही क्या होता है? म्यूटेशन होता है। और देखो केमिकल म्यूटेशन में क्या होता है? नाइट्रस एसिड हो गया और एक्रिडीन हो गया। वहीं पे फिजिकल म्यूटेशन में हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। जो फिजिकल म्यूटाजन है ना वो क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, हाई एनर्जी रेडिएशन की वजह से होता है। जैसे अल्फा बीटा गामा ऐसी किरण निकलने उनकी वजह से हो सकता है। अल्फा रे की वजह से हो सकता है, गामा रे की वजह से हो सकता है, यूवी रे से हो सकता है। देखो जो हमारा एक्सरे भी शायद उससे भी हो सकता है। क्योंकि देखो जो एक्सरे कराने का प्रावधान है ना वो 6 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार करा सकते हैं, हमेशा हम नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी लगी है तो वीडियो को भाई लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा पे सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। तो जो उसमें त्रुटियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे अपने हिसाब से हम अच्छा बताने की कोशिश किए हैं। तो चलिए बाय बाय, सत श्री अकाल, मिलते हैं अगले वीडियो में।